नमस्कार, शिखर तक के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागतम। खबरों के नए विश्लेषण के साथ मैं श्वेता चौरसिया। कोरोना का संकट गया, विकास का मुद्दा गया, राज्यों का चुनाव गया और तो और गया तो गया मानसून सत्र भी गया। लेकिन एक मुद्दा जो विपक्ष की झोली में हमेशा भारी रहा है वह निजीकरण जो आजकल खबरों की सुर्खियों में है तो सोशल मीडिया में उफान पर। बस मुद्दा यह है कि केंद्र की मोदी सरकार सारी सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंप रही है। देश में जमा पूंजी पानी की तरह बह रहा है और सरकार का दावा है कि ना हम निजी कंपनियों के हाथों में सरकारी खजाना दे रहे हैं, ना ही कंपनियों को बागडोर। बस कुछ सुधार की आवश्यकता है। जैसे ही इन क्षेत्रों में सुधार होते हैं, सरकार पुनः अपना अधिकार स्थापित कर देगी। लेकिन विपक्ष इन सारे दावों को सिरे से खारिज करते हुए अपनी मजबूती पेश कर रहा है कि सरकार अगर इसी तरह बेचती रही तो एक दिन सारा हिंदुस्तान निजीकरण के हाथों में आ जाएगा। फिर ना तो समाजवाद का पता चलेगा, ना ही सरकार का आधिपत्य। लेकिन विपक्ष और सरकार के इस वाद परस्पर के बीच में कितनी है सच्चाई, आज हम आपको बताते हैं। 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंटली जिस सरकार ने राष्ट्र की तिजोरी को भरने का काम किया और कांग्रेस के लुटेरों से सुरक्षित किया। बीते 23 अगस्त को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बताया कि 2022 से 2025 के बीच हाईवे यानी सड़क निर्माण का कार्य निजी कंपनियों को देकर सरकार ने 1.60 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य सोचा है। वही रेलवे के 400 स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन समेत 1400 किलोमीटर का ट्रैक लीज पर देगी। 1.5 लाख करोड़ जुटाने का इसमें लक्ष्य है और बिजली वितरण सेक्टर का कुछ हिस्सा किराए पर निजी हाथों में देकर 45,200 करोड़ जुटाने का सरकार की योजना बनाई है। वह पावर जनरेशन विभाग की कुछ संपत्ति को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देकर 39,000 करोड़ सरकार के मिलने ऐसी योजना सरकार ने बनाई है। टेलीकॉम सेक्टर से 35,100 करोड़, सरकारी गोदाम से 28,900 करोड़, खनन विभाग से अगर कुछ हिस्सा सरकार को निजीकरण करती है तो 28,447 करोड़, नेचुरल गैस पाइपलाइन के द्वारा 24,462 करोड़, हवाई अड्डा हवाई जहाज को लीज कर देगी तो 20,782 करोड़ की आमदनी की योजना सरकार ने बनाई रखी है। पोर्ट और स्टेडियम जो अब तक सरकारी हैं उन्हें प्राइवेट प्लेयर्स को देकर सरकारी खजाने में 24,000 करोड़ लाने का सरकार का प्लान है। लेकिन चलिए मान लिया कि सार्वजनिक क्षेत्र बेहद बढ़िया है, तो फिर BSNL डूबने के कगार पर क्यों है? क्या सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता या ग्राहकों से शुल्क नहीं लिया जाता? और सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है? सरकार इन पर पैसे खर्च क्यों नहीं करती? और क्या है सरकारी विद्यालय की स्थिति? क्या ये निजी क्षेत्र से कम वेतन पाते हैं या कम योग्य होते हैं? आखिर सबसे ज़्यादा विमानों वाला व सबसे महंगा एयर इंडिया घाटे में क्यों रहता है? निजी विमानों कंपनियों फ़ायदे में क्यों रहती हैं? सरकारी डाकघर घाटे में क्यों रहता है जबकि निजी कुरियर कंपनियां फ़ायदे में? इस प्रकार से हर क्षेत्र का यही हाल है। बीमा क्षेत्र, परिवहन हो या ऊर्जा, सबका जवाब भी सबको मालूम है। इनके घाटे का कारण भी क्या है? असल में सरकारी संपत्ति का मतलब हो गया है मानव बाप का माल, जहां सरकारी कर्मचारी हो या उनके उपभोक्ता चाहे जिस प्रकार से उपयोग करें। उदाहरण के तौर पर सरकारी बैंकों का हाल देख लीजिए। सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक बिना रिश्वत लिए कितना पहुंच जाता है। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि निजीकरण से आशय ऐसे औद्योगिक इकाइयों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किए जाने से है जो अब तक सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में थे। निजीकरण से सरकारी संपत्तियों की बिक्री या निजी व्यक्तियों और व्यवस्थाओं को किसी दिए गए उद्योग में भाग लेने से रोकने वाले प्रतिभागियों को हटाने भी शामिल हो सकता है। वहीं निजीकरण के समर्थकों का यह कहना है कि निजीकरण में प्रतिस्पर्धा अधिक है, जिससे वह अनंत बेहतर सेवा मिलेगी और उत्पाद अधिक होगा।
कम कीमत होगी, कम भ्रष्टाचार उत्पन्न होगा। वहीं दूसरी तरफ निजीकरण के आलोचक का तर्क है कि कुछ सेवाएं जैसे स्वास्थ्य की देखभाल, उपभोक्ता शिक्षा और कानून प्रवर्तन सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक नियंत्रण करने और अधिक न्याय संगत पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए, जो कि इन क्षेत्रों में संभव नहीं है। वैसे ही सरकार का कार्य है प्रशासक चलाना व निजी क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना, ना कि व्यवसाय करना। और देखा होगा जिन्हें याद होगा कि जब स्कूटर खरीदने के लिए मंत्रियों तक की सिफारिश करवानी पड़ती थी, आज भी सरकारी क्षेत्र का वही हाल है। जबकि सरकार का कहना है कि निजीकरण से निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं बल्कि काबिलियत को मौका दिया जाएगा। पेंशन तो सरकारी नौकरी में बचा ही नहीं, सरकारी नौकरी के क्षेत्र ज़्यादा निजी क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों से ज़्यादा नौकरियां निजी क्षेत्रों में हैं। हाँ, फ़र्क बस इतना है कि काम करने वालों को मिलती है और निकम्मों को नहीं। यही नियम कमोवेश सरकारी क्षेत्र में भी लागू हो रहा है। लोगों को सुविधाएं वहाँ से ज़्यादा निजी क्षेत्रों में मिलते हैं। उदाहरण सरकारी बैंकों के ग्राहकों की सेवा केंद्र व निजी टेलीकॉम कंपनियों को देख लीजिए। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होती हैं, ठीक उसी प्रकार निजीकरण के फायदे भी हैं। लेकिन अब भविष्य बताएगा कि कहां तक सरकार योजनाओं का लाभ पहुंचाती है और कहां तक निजी हाथों में दिए गए कंपनियों को फ़ायदा मिलता है। आने वाले 2022 के यूपी के चुनाव से लेकर 2024 के आम चुनाव तक ये मुद्दा जोरों पर रहेगा, लेकिन जनता भी इन्हें बारीकी से देख रही है और जब उसका समय आएगा तो फिर तुलना करके वह अपना राजा स्वयं चुन लेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे विश्लेषण की नई खबरों के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।